बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एक उस्तानी नुमा जुगन काज़िम आज आपके सामने हाजिर है। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बहुत ही एक अहम और ज़रूरी बात करनी है, और वो ये है कि हमें ज़िंदगी में पेशेंस यानी कि सब्र, बर्दाश्त का अंसर छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर काम अपने टाइम से, अपने वक्त से होता है। आई थिंक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़िंदगी में ये है कि हम इतने बेसब्रे हो गए हैं, इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि आज एक चीज़ के बारे में सोचा और अगर वो फ़ौरन ना हुई तो हमें सुकून नहीं आता। हम इरिटेट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, झगड़ेलू हो जाते हैं। और व्यूअर्स, पर्सनल लाइफ में भी मैंने एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व की है अपनी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर, कि जिस चीज़ की भी मैंने बहुत शिद्दत से ख्वाहिश की और अगर वो नहीं हुई तो वक्त के साथ आई स्वेयर टू यू व्यूअर्स, मुझे एहसास हुआ कि रब ताला ने मेरे लिए बहुत बेहतर ही सोचा हुआ था। मुझे याद है कि जब मेरी डिवोर्स हुई, मैं हमज़ा को अकेले पाल रही थी, मैं अक्सर सोचती थी कि यार मेरी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या होगा, क्या करूँगी। और मैं कॉन्स्टेंटली ना कभी ये सोच रही होती थी, अच्छा हमज़ा को कनाडा लेके चली जाऊँ। फिर मैं कहती थी नहीं यार, कनाडा ले गई तो फिर पीछे से मेरी अम्मी, मेरी फैमिली, और वैसे भी मैं सच्ची बात है व्यूअर्स, बीइंग अ कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट, मैं कभी कनाडा में, मतलब वो जो कहते हैं ना कि मैंने अपना पासपोर्ट इसीलिए जाके नहीं लिया था बिकॉज मुझे यही था कि यार नहीं, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी मिट्टी है, पढ़ लिख के क्या फ़ायदा, इतना पढ़ना लिखना सारा कुछ करने के बाद फ़ायदा क्या अगर मैंने अपने मुल्क को ही वापस कंट्रीब्यूट नहीं करना। खैर, क्योंकि अक्सर मुझे कहते हैं तुम चली क्यों नहीं जाती, कैसे छोड़ के जाऊँ, इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन खैर, तो एक पॉइंट पे मैंने सोचा कि मैं ना अपनी कनाडा की इमिग्रेशन करवा लूँ और मैं मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना मुकम्मल करके बस वहाँ पे जाके बच्चे को लेके बैठ जाऊँ। व्यूअर्स, 1-1.5 साल कोशिश भी की, हमज़ा के पेपर वर्क में इशू आ रहा था, बड़े मसले मसाइल हो रहे थे, ये वो। मैं बड़ी डिसहार्ट हुई, बहुत ही डिसहार्ट हुई। मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है और क्यों चीज़ें मेरी डायरेक्शन, मेरी मर्ज़ी से नहीं जाती। जबकि व्यूअर्स, आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर एक चीज़ हमारी मर्ज़ी और हमारी डायरेक्शन में नहीं जा रही होती तो 100 और चीज़ें भी तो जा रही होती हैं। टाइम, वक्त गुजरा, मतलब 1-1.5-2 साल के बाद जब फैसल से मेरी शादी हुई और कुछ साल गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कनाडा शिफ्ट हो गई होती हमज़ा को लेके तो मुझे फैसल से मेरी कभी मुलाकात ही ना होती। और ये जो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि एक इतना हैप्पी, खुशहाल, पॉजिटिव घराना जो हमने मिल के मियाँ बीवी ने एक क्रिएट किया है, जिसमें ऑनेस्टली ज़्यादा क्रेडिट मैं फैसल को ही देती हूँ। अक्सर लोग मर्द हज़रात अपनी बीवियों के बारे में कहते हैं कि हाँ जी मेरी बीवी ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। ये एक रेयर बात है कि औरत के साथ उसका शौहर बहुत ताउन करे, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत ताउन किया। और मुझे तब एहसास हुआ कि अल्लाह मियाँ ने जो मेरे लिए फ़ैसला किया था वो मेरे अपने फ़ैसले, अपनी ज़ात के फ़ैसले से 100 गुना, करोड़ गुना बेहतर था। इसी तरह जब मैंने अपना घर बनाना था, अच्छा वो ज़मीन क्लियर ही ना हो, वो क्लियर थी लेकिन उसकी पोजेशन नहीं मिल रही थी। अब जिन लोगों ने कभी ऐसे सोसाइटीज़ वगैरह में घर लिए हैं या बनाए हैं तो आपको पता होगा कि उधर से आपको परमिशन मिलती है कि जी अब आप बना सकते हैं, आपको पोजेशन लेटर मिलता है कि अब आप इस पर बिल्डिंग शुरू करें। व्यूअर्स, वो पोजेशन लेटर आई ना, मिनते तले 6 साल कोशिश की कि किसी तरह वो पोजेशन लेटर मिल जाए। वो तब मिला जब फैसल और मेरी शादी हो चुकी थी, शादी को 3-4 साल हो गए थे। तब जब हमने घर बनाना शुरू किया तो दोनों मियाँ बीवी ने मिल के घर बनाना शुरू किया। क्या हुआ, एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, इन लॉज भी इक्वेशन का हिस्सा बन गए, मेरे अपने घर वाले भी बन गए। तो वो जर्नी, वो सफ़र जो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही बुरा होता है, अल्लाह का करम है कि वो अच्छे से गुजर गया। इश्यूज़ हुए अप एंड डाउन, लेकिन एक सिक्योर पोजीशन से हुए। अगेन, जिस चीज़ ने होना होता है वो अपने वक्त से ही होती है व्यूअर्स। अभी भी ऑनेस्टली व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं। इंसान तो आपको पता है गलतियों का और ख्वाहिशात का पुतला है, या गलतियां कर रहा होता है या ख्वाहिशें कर रहा होता है लिटरली। बट अगर इंसान ख्वाहिशात का पुतला है तो हर 100% ख्वाहिशें तो किसी की भी नहीं पूरी होती। एक अनफेयर बात है टू इवन एक्सपेक्ट। लेकिन अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, लोगों के साथ अच्छे से चलें, अपने बिहेवियर को बेस्ट रखें, तो जब वक्त आएगा तो रब हमारी जायज़ ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। देखें, अगर हम ये ख्वाहिश रखेंगे कि भाई फ़लाँ के साथ बहुत बुरी हो जाए, या फ़लाँ जो है उसकी नौकरी ख़त्म हो जाए, या फ़लाँ जो है वो मतलब अल्लाह माफ़ी दे उसके साथ कुछ बुरा हो, तो ऐसी तो वैसे भी हमें दुआएं और ख्वाहिशात नहीं रखनी चाहिए। और अगर ये नहीं पूरी होती तो अच्छा ही है कि नहीं पूरी हुई। तो व्यूअर्स, सोच समझ के, ख्वाहिश भी इंसान को सोच समझ के करनी चाहिए
क्योंकि कभी कभी अंधाधुन हम किसी ऐसी ख्वाहिश के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि बहुत से यंग लोग जो हैं वो अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं, घर वाले अगर नहीं अग्री करते तो ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं भाई यहीं पे करनी है। अगर माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये बच्चा, ये लड़का अभी कुछ कमा नहीं रहा, इसके पास जॉब तक नहीं है, सिक्योर हो जाएगा तो कर देंगे, ज़बरदस्ती आप कर भी लेंगे तो क्या होगा, भूख भांगड़ों पे आ जाएंगे, फिर माँ बाप पे शादी के बाद भी आपको डिपेंड करना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, हर चीज़ अपने वक्त से अपने राइट टाइम पे होती है। मैंने अपनी सिचुएशन के ऑपोजिट बड़ी कोशिश की। उस वक्त मेरी इतनी सिक्योर सिचुएशन फाइनेंशियली नहीं थी, लेकिन मैंने पार्लर भी खोल लिया, मैंने सैलून भी खोल लिया, मैंने जिम भी खोल लिया, मतलब पागल ही हो गई ना। और ये तीनों चीज़ें एक साथ कर दी और उसके और व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती, बार बार रुकावटें आ रही थी तीनों कामों में बार बार रुकावटें आ रही थी। और मैं बार बार ना ढीठों की तरह कभी कोई चीज़ करूँ, कभी कोई चीज़ करूँ कि बस हो जाए। व्यूअर्स वो तीनों बिजनेसेस बंद हो गई, 2 कोविड में बंद हुई, एक को सस्टेन करने की कोशिश की, वो भी फिर ऑब्वियसली आफ्टर कोविड नहीं मेंटेन कर पाए। बट बात ये है कि व्यूअर्स अल्टीमेटली ज़बरदस्ती भी नहीं करनी। अगर चीज़ उल्टी होती जा रही है आप उस पर वर्किंग करते रहें, लेकिन ज़बरदस्ती चीज़ें करने की ना कोशिश करें। कभी कभी अल्लाह ताला हमें इंडिकेशंस दे रहे होते हैं, हमें साइंस दे रहे होते हैं कि ये ठीक नहीं है, रुक जाओ, हौसला। सो व्यूअर्स राइट टाइम का इंतज़ार करें, ज़बरदस्ती चीज़ें करने की कोशिश ना करें। बल्कि शेफ़ सैयदा नूर हमारे साथ हैं, तो नूर जी से भी जानते हैं उनकी इस टॉपिक पे राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप आज लाल परी बन के आई हुई, खैर है? खैर है, खैर ही है। ये कह देना अपनी बहन के लिए तैयार होके आई हूँ। आपके लिए तैयार कभी ये ना मुझे कहना नूर, कभी जिंदगी में ना कहना ये वाली नूर और घर वाली नूर दोनों ही एक जैसी है, मुझे टॉर्चर करती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हम जो ये बात करें कि सही वक्त पे चीज़ होना, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे आपको बाद में एहसास हुआ कि यार अच्छा ही है कि ये काम नहीं हुआ? जी जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। तो जो अगर कोई काम अगर वक्त पे नहीं हुआ तो उसके रिजल्ट्स आपको बाद में मिलते हैं। उस वक्त तो हम बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, लेकिन फिर उसके जब रिजल्ट्स बाद में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें बेहतरी थी हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं वो हमारी प्लानिंग इतनी नहीं अच्छी थी। अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है जो कि बहुत हमारे लिए बहुत बेहतर सोचता है। यार नूर मैं आपको बताऊँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे एकदम से आपसे बात करते हुए ना, आपकी बात से ही इस चीज़ का ख्याल आया कि मेरी एक दोस्त है जो बहुत डिसेंट, बहुत शरीफ, रिलेटिव्स में ही, मैं ज़्यादा नहीं क्लूज़ देना चाहूँगी वरना समझने वाले समझ भी जाते हैं। उसकी ना, हाँ उसकी फैमिली ने ना फैमिली में ही की, दूर के रिलेटिव्स थे। अच्छा ऑब्वियसली जब एक दफ़ा बच्ची की हाँ हो जाती है तो सबको पता चल जाता है, वो एक मंगनी की तरह होती है, सबको पता चल गया। खैर लड़के ने कोई मतलब पता चला कि लड़के की मर्ज़ी नहीं थी, उसकी कोई और पसंद थी, मंगनी टूटी। मेरी वो दोस्त, मेरी जो कज़न है, दोस्त भी है बहुत, तो बहुत रोई, ज़ारो कतार रोई। कितनी मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने सारे फ़राइज़ पूरे करूँ। अल्लाह मियाँ को क्या अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ है? मतलब मुझे याद है ऑब्वियसली मासूम, या मैं 15-20 साल पहले, 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। रोई जाए, हम सब उसको समझाएं, उसको हौसला दें। कहती है नहीं, मुझे बार बार कहती थी दीदी नहीं ये मतलब मुझे लगता है रब मेरे से नाराज़ है। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें यार, ईजी हो जाओ। क्योंकि उसको समझ नहीं आई ना, हाँ भी उन ख़ानदान की मर्ज़ी से हुई, टूटी भी उस एंड से, तो वो बेचारी और आपको पता है बंदा एम्बैरेस होता है, लोग सब बातें करते हैं, हाय मंगनी टूट गई, क्या हुआ, इसने कुछ किया होगा, उनके एंड से ख़त्म हुई। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ नूर, उसके कोई 3 साल के बाद उसकी शादी हुई थी, तो वो अरेंज मैरिज, लेकिन एंड में वो पसंद की शादी हो गई, क्योंकि उनकी हाँ हुई, ऑब्वियसली फ़ोन शोन पे बात करने की ज़्यादा, जब तक उनकी शादी है तो प्रॉपर वो लव मैरिज बन चुकी थी माशाल्लाह से, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, सेटल्ड है, खुश हैं। वो लड़का जिसने वो मंगनी तोड़ी थी, उसकी 2 तलाकें हो चुकी हैं और इस वक्त वो जेल में है फ्रॉड के केस में। देखिए हर काम में अल्लाह की बेहतरी है ना, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कितना बेहतर सोचा, कितना बेहतर सोचा। और आज वो कायदा ये हमेशा कहती है अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे, बहुत अच्छी, बहुत बहुत वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग है। किसी को बददुआ भी नहीं, आज भी उनको बदवाएं देती है, लेकिन कहती है अल्लाह का बड़ा खास करम है। और मैं हंसती हूँ, मैं कहती कितना रोती थी, कितना रो रही थी, याद है तुझे? तो अपने हस्बैंड को भी बताती है, कहती सोचे मैं इतना रोई थी, अल्लाह ने तो मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। अल्लाह ताला बहुत बड़ा प्लान है भाई। मैं अपने हस्बैंड की अगर तारीफ करती हूँ तो वो तो मतलब इश्क है उसको अपने हस्बैंड से, तो माशाल्लाह। तो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, ट्रस्ट योर लॉर्ड, हमारा रब हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है।
क्योंकि वो 70 माँ से भी ज्यादा प्यार करते 70 हैं ना। माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, और माँ के पैरों तले जन्नत है। जन्नत है। तो 70 माओं हाँ का क्या दर्जा, क्या रिगार्ड, क्या, तो वही बात है कि व्यूअर्स प्लीज डिसहार्ट ना हुआ करें। मुझे पता है हम सब टफ टाइम से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, हालात जनरली भी, लोग हर वक्त स्ट्रेस में आए हुए होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेंशन लेना छोड़ दें, अच्छा सोचें, जो है हमारे पास हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नई चीज़ों की काविश करनी चाहिए, और अगर चीज़ हमारे टाइम से नहीं होती, हो जाएगी, और ना हुई तो रब उससे बेहतर कुछ देगा। बेहतर। हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी बैंगन हुआ है हमारा किचन। एक ईरानी डिश है मंतू ईरानी। तो उसका नाम है मंतू ईरानी। मंतू ईरानी है, अच्छा, हाँ ठीक। जी। और इसके लिए हमें चाहिए जी इंग्रेडिएंट्स में बोल देती हूँ। कीमा हमें चाहिए जी आधा किलो। इसमें हम चिकन, बीफ या आपकी अपनी पसंद है, जो भी मर्ज़ी ले लें। कीमा आधा किलो है, बैंगन आधा किलो है, दही आधा किलो है, मैदा 1 कप है, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च फ्रेश पिसी हुई 1.5 चाय का चम्मच है, लहसुन फ्रेश पिसा हुआ 2 चाय के चम्मच है, तेल जो है फ्राइंग के लिए हस्बे ज़रूरत है, और कोयला जो है स्मोक देने के लिए 1 अदद है। ठीक है जी। और कीमे के लिए हमें चाहिए भुना हुआ कीमा, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। और टमाटर जो हैं वो जो है टमाटरों में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, सब्ज़ मिर्चों को। और सबसे पहले हम प्याज को जो है वो सौते कर लेंगे। जूँ ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। उसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें कीमा डाल देंगे, और कीमे को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब वो अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम सारे मसाले और टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के इसको हम ढक देंगे, और जूँ ही इसका पानी खुश्क होगा तो उसको अच्छे तरीके से भून के, और इसमें हरी मिर्चें और वो डाल के गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डाल के हम इसको उतार लेंगे। क्योंकि हरी मिर्ची और गरम मसाला तो हमारी एडिशन है, वहाँ जी। पे नहीं डलता, बट हमने ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत वो लाइट खाते हैं, फीका बहुत खाते लाइट हैं। खाते हैं और फीका खाते हाँ हैं। जी। हम जब बाहर जाते हैं, ईरान, सऊदी वगैरह, जब अरब जी, कंट्रीज वगैरह टर्किश, निकलते हैं तो जी, हमेशा जी। हमें खाना ब्लैंड लगता है। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा अगर हरी मिर्च और थोड़ा सा डेवलप करने के लिए टेस्ट को, ठीक है जी। और फिर हमने बैंगन को जो है मैदे को हमने उसको घोले ना, उसमें नमक और भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च डाल के, और इसको हम गोल राउंड शेप में हम काट लेंगे, और इसके हम डिप करके इसके पकौड़े बना लेंगे राउंड शेप में। ठीक है जी। और दही को हम बीट करेंगे, इसमें हम फ्रेश लहसुन डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे और भुना हुआ ज़ीरा डाल के इसको अलहदा से हम रख देंगे। फिर हम जी लेयर लगाएंगे इसकी। पहले हम डिश में दही की लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे जी बैंगन की लेयर, फिर हम दही की लेयर, फिर हम कीमे की लेयर। इसी तरह हम लेयर रिपीट करके और एंड पे हम कोयले का स्मोक दे देंगे इसको। अच्छा, हाँ जी। और फिर ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा बेक भी करना चाहें वो तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। वो अगर चीज़ अगर डाल के अगर आप बेक करना चाहें तो वही कर मैं सकते कहने हैं। लगी थी ना कि इसको आप एज इट इज़ भी अगर बेक करना चाहें तो वो अंदर तक अच्छे से वार्म हो जाता है, क्योंकि अक्सर होता है ना कि ठंडा। अक्सर जब मैं क्या करती हूँ, इसी टाइप की हम एक डिश बनाते हैं, बट सिर्फ हम बैंगन को फ्राई करते हैं बेसन के बगैर, मसाले सारे लगा दी, जिस तरह हैदराबादी बैंगन नहीं बनते, वो लेयर में बैंगन और उसके ऊपर फिर रायता डाल देते हैं। तो वो हम इसी टाइप की चीज़ विद कीमा बनाते हैं कभी कभी। और हम करते क्या है कि उसको दही डाल के ना उसको बेक कर देते हैं, फिर ऊपर से हल्का सा कड़ी पत्ते वगैरह का तड़का लगा देते हैं। हाँ जी, तो ये ये भी भी बनता एक है। ऑप्शन है अगर आप ये करना तो चाहें। हम इसको सर्व करेंगे जी बॉइल्ड राइस के साथ। अमेजिंग। और वैसे भी आप चम्मच से भी खा सकते हैं, जैसे कि जो लोग बहुत ज़रा डाइट कॉन्शियस है तो ये बहुत, क्योंकि इसमें ऑयल अपने कीमे में बहुत कम डालने हैं कि बिल्कुल भी आपका जो है वो ड्राई कीमा होना चाहिए, ऑयल योगर्ट है। और वो तो पॉइंट इज व्यूअर्स बड़ी एक हेल्दी मील है। अगर आप फॉर एग्जांपल जो आपके पकौड़े हैं, पकौड़े उसके ऊपर लाइक आई सेड बेसन ना लगाएं, मसाला जात लगा के उसको हल्का सा अगर शैलो फ्राई भी कर लेते हैं या बेक भी कर लेते हैं तो वो और भी हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा, बल्कि डाइट कॉन्शियस बंदे का मील बन जाएगा सिर्फ पकौड़े की जगह। बट वैसे इन इटसेल्फ बड़े मजे की डिश है, ये बहुत मजे की डिश है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा सब बस लोग। कर दे, मुंह में पानी आ गया नूर, बस कर दो। चलें जी। और हम दही बल्ले भी बना रहे हैं, वो सिर्फ मेरे लिए बन रहे हैं, इसलिए हम आपको रेसिपी नहीं देंगे, राइट? और हम एक दाल भी बना रहे हैं राइस के साथ। वाओ, बताओ बताओ। दाल जो है मूंग मसूर की दाल है, और वो भी हम जो है हमने कहा कि साथ एक दाल का भी बाउल होना चाहिए ताकि वो राइस के साथ ज़रा अच्छी लगेगी। मूंग मसूर की दाल है। नूर, आपको पता है ना हमारी पार्टी नहीं हो रही होती, हम रेसिपी बता रहे होते हैं। अच्छा, बाय द वे व्यूअर्स, हम सारे ही खाने के बड़े शौकीन हैं, तो हमारी शेफ्स जो है ना उनके लिए बड़ा टफ टास्क होता है, क्योंकि हम साथ में जो बना रहे होते हैं उसके साथ भी इतनी लवाजमात बना देते हैं, बट दैट्स लवली कि एक पूरा एक आपका ना वो बन जाता है, मील बन जाता है, एक मील बन जाता हाँ है। जी। तो लंच हमारा हमेशा अच्छा ही होता है, जिसको हम अपना ब्रंच बुलाते हैं। खैर, ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन
जैसे कि हम बात करें कि ख्वाहिशात, लोग बहुत सी ख्वाहिशात करते हैं व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी पूरी हों। एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ख़वातीन को, मर्दों को ख्वाहिश होती है कि वो अपनी उम्र से कम लगे, वो एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो ऐसे डॉक्टर्स और ऐसी सर्जरीज़ करा लेते हैं या ऐसे प्रोसीजर्स करा लेते हैं जिनसे अच्छा लगने के बजाय चेहरा बिगड़ जाता है। तो अभी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अबाउट सर्जरीज गॉन रॉन्ग। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ज़किया नूर हमारे साथ हैं। MBBS आपने किया हुआ है और आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी छोटी सी डॉक्टर साहिबा, नन्ही सी। आई एम एक्चुअली 30 years old. वाओ, यू लुक लाइक यूर 21, 22। माशाल्लाह। भाई यही तो बात है, हमारे व्यूअर्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो 22-25 से ज़्यादा उनकी उम्र ना लगे। लेकिन ऑब्वियसली एजिंग एक बड़ी नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप एजिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा हमें समझा दें ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। देखिए, बेसिकली बॉडी में जब ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो उसके साइंस आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके नेल पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको बेसिकली समटाइम्स हम रिवर्स भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो उस तरह से विजिबल ना हो या हमारी रिंकल्स उस तरह से ना लगे। एक चीज़ होती है एज ग्रेसफुली, एक चीज़ होती है कि यू जस्ट एजिंग। तो ज़्यादा लोगों का जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि वी वांट टू एज ग्रेसफुली, मतलब हम अपनी एज से थोड़े से छोटे लगें या उसके भी लगें तो या अपनी उम्र के लग जाए। एक्चुअली होता ये है कि जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते वो तो इतना अपना ख्याल नहीं रखते कि फिर उम्र होती है 30 साल और वो 40 के लग रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज़, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि एजिंग ग्रेसफुली इम्पॉर्टेंट है। देखिए 40 साल की उम्र पे 20 का लगना थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। आपकी स्किन का टेक्सचर बदल जाता है, कोलेजन का लेवल आपकी स्किन में कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं डॉक्टर साहिबा जो आपके साथ हो जाती हैं, जैसे कि बच्चे पैदा हुए, जब बच्चे मतलब हो गए, आपने मुकम्मल कर लिए अपनी फैमिली, तो पेट की जो स्किन है वो लटकना शुरू हो गई, स्ट्रेच मार्क्स आपको पड़ गए, छाइयाँ एक एजिंग प्रोसेस का भी हिस्सा है, एज स्पॉट्स वगैरह भी। ये चीज़ें तो ऐसी होती है जिनको बंदा रिवर्स करना चाहता है कि जी कम से कम अगर छाइयाँ हैं तो मुँह पे निशान ना नज़र आए। लेकिन मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि रैंडमली किसी पार्लर से ट्रीटमेंट्स करानी शुरू करा दी, मुंह पे बार बार ब्लीच कराना शुरू कर दिया, मुंह पे बाल भी आ गए और ऊपर से वो छाइयाँ और गहरी हो गई। Exactly. और उस पर एक्ने भी होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों की बात करते हैं ना, फिर इन्हांसमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो इंसान का मसला यही होता है कि यार जैसे थे कम से कम उसके लगभग तो लगे। Exactly. तो ये बताइए मुझे चीज़ें, पहले छाइयों से शुरू कर लेते हैं। कॉमन प्रॉब्लम छाइयाँ, मर्द औरत सबकी। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आज नेशनल टीवी पे मैं ये देना चाहूँगी, प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन, सन ब्लॉक लगाया करें। और मैं अपने जितने भी पेशेंट्स को ये बोलती हूँ तो उनको लगता है कि हम तो इंडोर रहते हैं तो आप हमें क्यों सन ब्लॉक लगाने का बोल रही हैं। बिकॉज़ यूवी डैमेज जो है वो आपका हो रहा है, लाइट से भी हो रहा है, फ़ोन से भी हो रहा है। अगर बाहर सूरज निकला हुआ है तो ऑब्वियसली वो दीवारों को क्रॉस करके, शीशे को क्रॉस करके आपके ऊपर आ रहा है। तो मैं तो आपको पता है मॉर्निंग शो पहले जब होस्ट करती थी तो मैं सिर्फ ना, जिस तरह आपने प्राइमर लगा लिया और फिर बाकी आपने ऊपर जो भी कुछ लगाना हुआ, आज तक मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई है। जब मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, अब मुझे डॉक्टर्स ने भी इसी तरह, आपकी तरह के प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने यही समझाया कि भाई अगर स्किन बहुत ड्राई हो रही है और बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि सीज़न चेंज की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, तो 2-4 दिन मेकअप से ब्रेक दे दे। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए मैं आपके सामने ऑन एयर टीवी पे आई नहीं, मैंने मेकअप नहीं लगाया, मैंने लिपस्टिक लगाई है सिर्फ। एग्जैक्टली। अब अपना ख्याल हमने खुद ही रखना है, कोई हमारे मुंह पे आके सनब्लॉक नहीं लगाएगा। फिर मुझे इसी यही बात एक्सप्लेन की गई कि भाई मॉर्निंग शो पे ये बहुत ज़्यादा हार्श लाइटें हैं, इस लाइट के नीचे भी आने के लिए सनब्लॉक लगाना है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने जो भी कोई मॉइस्चराइजर प्राइमर लगाया उसके ऊपर सनब्लॉक लगाती हूँ और उसके बाद फिर मेकअप लगाती हूँ। एग्जैक्टली, दैट इज़ द रूल। लोग कहते हैं हमने मेकअप लगा लिया, खैर है, ये भी बताना ज़रूरी है ना। नहीं नहीं, मेकअप से पहले आपने स्किन केयर करनी है जिसमें मॉइस्चराइज़र है और फिर सनब्लॉक है एटलीस्ट। अगर आप ज़्यादा स्टेप्स लेना चाहते हो तो आप टोनर, सीरम, देन मॉइस्चराइज़र, देन सनब्लॉक एंड देन मेकअप।
ठीक है। तो लेकिन सन ब्लॉक को आप किसी सूरत में स्किप नहीं कर सकते। 2 फिंगर रूल से लगाना होता है, आपको आइडिया होगा कि अपनी 2 फिंगर लेंथ जो है नहीं प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सन ब्लॉक लेना है, उसकी ट्यूब होती है, तो आपने अपनी 2 उंगलियों के ऊपर उसको जो है वो निकाल लिया, लगा ठीक लिया। है। अब आपने उसको जो है वो अपने पूरे फेस पे और अपनी नेक पे, हाँ। ये जितनी अमाउंट है ये आपको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन देगी। बिकॉज ये नहीं कि इतू सा सन ब्लॉक लगा लिया और हमें वो सन प्रोटेक्शन मिल गई। उसके ऊपर SPF मेंशन होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 है, 60 है, 100 है। तो उतना आपको सन प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब आप अप्रोप्रिएट अमाउंट में लगाते आपने देखा है व्यूअर्स कि जब क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐन धूप के नीचे होते हैं, मर्दज रात है, क्यों वो इतनी चिट्टी एक इतनी मोटी तय लगी होती है, कुछ लोग सिर्फ यहाँ लगाते हैं, कुछ फेस के पूरे ऊपर लगा लेते हैं, और लोग कहते हैं ये क्या उन्होंने लगाया हुआ है। उन्होंने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट किया होता है, क्योंकि जब बहुत हार्श सन होता है तो तब वो 2 उंगलियों वाली लेयर भी नहीं पूरी पड़ती। Exactly. तो उस किस्म की सनलाइट में तो निकले ही ना बाहर, अनलेस आप कोई गेम खेल रहे हैं, और फिर वो वाली प्रोटेक्शन फैक्टर वाली यूज़ करें, वो जो वाइट से कलर की होती है, जो बहुत ज़्यादा बेसिकली वो मिनरल बेस्ड होती हैं। अगर आप वो नहीं लगाना चाहते, आपका मेकअप उससे बुरा आता है, आपको लगता है जी मुझे नहीं सही लग रहा है, तो आजकल जेल बेस्ड आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट आ गए हैं, जो कि आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ प्राइमर। और ये मर्द और औरतों दोनों के लिए बात हो रही है, और बच्चों के लिए भी सन ब्लॉक्स आते हैं बिल्कुल, सेंसिटिव स्किन के लिए। 2 साल की उम्र के बाद आई थिंक हम बच्चों को सन ब्लॉक लगा सकते हैं ना? वो हाइपो एलर्जेनिक होते हैं और चिल्ड्रन फ्रेंडली होते हैं, तो उनको आप उस तरह से ख़रीद सकते हैं। पहली बात तो हमारी छाइयाँ हो गई। अब एक और चीज़, ख़वातीन में वेट गेन, वेट बल्कि मर्दों में भी आजकल लड़के भी बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, तो जो हैवियर साइड पे होते थे उनको स्ट्रेच मार्क्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो स्ट्रेच मार्क्स से कैसे बचा जाए, या अगर पड़ जाएं तो क्या करें, और छाइयों की ट्रीटमेंट भी यार बता दो। छाइयों का बेसिक जो ट्रीटमेंट है 100% कोई नहीं है। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये है कि 2 चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि जो छाइयाँ आपको पड़ गई हैं आप उनको ट्रीट करना चाह रहे हो, दूसरा ये कि आप जो पिगमेंटेशन हो गई है उसको फर्दर बढ़ने से रोकना चाह रहे हो। तो उसके लिए स्किन केयर विद सन ब्लॉक एटलीस्ट वो बहुत वो तो इम्पोर्टेंट है। रोकने के लिए ना, बट और आगे इवन जो पिगमेंटेशन हो चुकी है, न्यूअर स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो पिगमेंटेशन हो चुकी है अगर आप सन ब्लॉक लगाते हैं तो वो भी उससे लाइट हो जाती है। अच्छा, लेकिन छाइयों की ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, एक तो है लेज़र लूज़र और इस किस्म की स्किन रिमूवल, ये वो ट्रीटमेंट है। दूसरा है कि कहते हैं कि जी ये वाली चीज़ स्किन में ट्रांसजेमिक एसिड इंजेक्ट कर लें, कभी कहते हैं कि एक्सोसोम्स कर लें, कोई कहता है स्टेम सेल वाली, वो एक्सोसोम वाली सारी कैटेगरी के। तो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में किस चीज़ को काम करते हुए देखा है ज़्यादा? क्योंकि किसी पे कोई वर्क करती है, किसी पे कोई वर्क करती है, और लोग, यार मैं एक बंदी को जानती हूँ पार्लर में काम करती है, वो अपनी छाइयों से बहुत तंग है, उसकी प्रेगनेंसीज में उसको पड़ी और वो कभी गई नहीं, तो हर प्रेगनेंसी में ना बढ़ती गई छाइयाँ। अब उसका काफ़ी सीरियस, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े निशान हैं, गर्दन पे वो, अब वो बहुत अपसेट है और उसको इतनी तय बेस की लगानी पड़ती है कवर करने के लिए। मेरे सामने डॉक्टर साहिबा वो कोई 5 डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स करा चुकी है, स्किन रिमूव करने वाली भी, स्किन में इंजेक्ट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हल्की भी नहीं हो रही। क्यों? अच्छा, उसमें ये है कि जैसे आपने बोला कि हर बंदे के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, दैट इज़ वाई आप प्रोफेशनल के पास जाते हो कि वो आपकी स्किन, आपकी एज, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस से आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करें। और ट्रीटमेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि वो सेशन वाइज ट्रीटमेंट होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक सेशन लिया और बस आपका हो गया, या उसका ड्यूरेशन होता है कि अगर आपने 2 वीक्स बाद रिपीट कराना है, 3 वीक्स बाद कराना है या 1 मंथ बाद कराना है, तो आपने कराना है। और उसमें जो आपको एट होम केयर बताई गई है वो भी आपने करनी है। ये वही वाली बात है ना, पार्लरों से जाके केराटिन ट्रीटमेंट करा लेते हैं और शैम्पू नहीं लेते केराटिन वाला और कंडीशनर, और एक्चुअली कराते ही पार्लर केराटिन ट्रीटमेंट इसलिए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अब हम अपने ये वाले प्रोडक्ट्स भी साथ बेच के घर भेजेंगे। होता ये तो मैं सैलॉन्स की बात करा रही हूँ, वो नहीं लेके जाते, फिर 4 दिन बाद जब बाल भूसा बने हुए होते हैं तो कहते हैं हमारे बाल ख़राब हो गए क्योंकि आपने गलत चीज़ यूज़ की। उसी तरह अगर आपने एक ट्रीटमेंट की है तो फिर उस ट्रीटमेंट के तकाजे तो पूरे करें। बिल्कुल ऐसे घर ही पे बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यही कहती हूँ कि हम बीइंग अ डॉक्टर कुछ भी कर लें, हम 50% डिलीवर करेंगे, 50% आपको एट होम करना पड़ेगा। और एट होम पे ये नहीं है कि आप महंगी चीज़ें खरीदें, एट होम पे ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। और अगर आपको दी हुई है कि भाई ये वाली क्रीम, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी भी यहाँ पे छाइयों का जब बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, मेरी गई नहीं है, हल्की हो गई है, 100% नहीं गई। मेरी स्किन फेयर है, मेरी स्किन पे तो वैसी छाइयाँ और ज़्यादा उभर के आती हैं। सो द फैक्ट इज
बट नेचुरल तरीकों से कुछ मेडिकेशन के थ्रू ये वो करके मैनेज कर रही हूँ, बढ़ नहीं रही कम से कम, जो एक पेस पे बढ़ना शुरू हो गई थी। और इनका यही लेकिन होता है, बैठे बैठे यार छाइयाँ क्यों नहीं शुरू हो जाती हैं अगर आप सारा कुछ प्रोटेक्शन वगैरह कर रहे हैं? हॉर्मोन्स की वजह से हो सकती हैं, कांस्टेंट अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर मेन जो है वो उसका रीज़न होता है, देन प्रेगनेंसी, देन आपके मल्टीपल सिंड्रोम्स होते हैं, आपको एक्नी हुई वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हुई जो कि स्कार छोड़ गई, निशान छोड़ गई, देन इट लेड टू, और हम एशियंस हैं, हमारी ब्राउन स्किन है, ज़्यादा प्रोन है पिगमेंटेशन के लिए, हमें बहुत जल्दी छाइयाँ पड़ती हैं, बहुत जल्दी निशान पड़ते हैं और वो जाते भी नहीं हैं एंड दे आर वेरी हमारी स्किन में तो कीलॉइड्स भी बहुत बन जाते हैं सर्जरी के बाद। आप नोटिस, ये देखें, ये मुझे एक डॉग ने बाइट किया था, अब ये 6 महीने हो गए, ये कीलॉइड बन गया बकायदा। इट वाज अ बाइट, इट वाज नॉट दैट, इतना कोई वो नहीं था, उसका एक दांत लगा था वो, और स्टिच वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये स्टिच भी नहीं हुआ, ये बस जुड़ा ही ऐसे। और मैं इतनी अपसेट, तो मेरी डॉक्टर ने आगे से कहा, इसी तरह आपकी तरह की एक पढ़ी लिखी टाइप डॉक्टर है मेरी दोस्त आमना, तो उसने मुझे कहा कि यार जुगन तुम्हारी स्किन बहुत प्रोन है कीलॉइड्स को, इसीलिए तो तुम्हें छाइयाँ इतनी आसानी से पड़ गई थी। एक दिन धूप में बैठी थी, यहाँ छाई पड़ गई, एक दिन खुदा की कसम, इट वाज वन डे, मेरी आंख लग गई थी। आई वाज प्रेग्नेंट विद नूर, मैं धूप में बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने कहा 2 मिनट आंख बंद करो, मेरी आंख लग गई, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में बैठी रही, धूप यहाँ से यहाँ आ गई और डायरेक्ट मेरे मुंह पे यहाँ पे पड़ी। वो आपकी 100 डेज की जो प्रोटेक्शन है ना वो गई, और जो सिर्फ 1 मिनट का एक्सपोजर था। 3 साल की हो गई है बेटी, अभी तक उसको ठीक कराने की कोशिश में। हाँ। तो वही वाली बात है ना कि चीज़ ना होए तो वो बेहतर है, फिर ना तो हमें सर्जरीज की तरफ जाना पड़ता है, ना हमें फिर इन चीज़ों की परेशानी होती है। अच्छा, ये तो छाइयाँ हो गई और हमने बात कर ली। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स का बताएं, स्ट्रेच मार्क्स का कोई हल है? सच बताना है प्लीज़। देखें, इसमें ये है कि मैनेजमेंट है, 100% नहीं जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेहतर हो जाते हैं, बेहतर हो क्योंकि जाएंगे। देखिए जिनके बहुत डार्क होते हैं उनको ये होता है हल्के हो जाएं यार। दो तरह की सिचुएशंस है ना, कि या तो लाइट हो सकते हैं आपकी स्किन से, या आपकी स्किन से उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है। ठीक है, अगर तो डार्क है तो वो थोड़ा इजी है ट्रीट करने के लिए। अच्छा। अगर आपकी स्किन से उनका कलर लाइट है तो उसको आप क्या करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पे प्रोमिनेंट रहेगा, उसके ऊपर मल्टीपल। अच्छा, इस केस में डार्क होना अच्छा है, ठीक है, ओके, समझ आ गया। बिकॉज पिगमेंटेशन है ना, उसको ट्रीट करने के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन जो हाइपो पिगमेंटेशन है, यानी आपकी स्किन से कलर लाइट है, उसको आप कैसे उसमें मेलानिन डालो या कैसे उसको कलर करो कि वो बराबर हो जाए। अच्छा, और एक और चीज़ कि जो हम चेहरे पे बेसिक लेवल पे देखें, बड़ी बड़ी सर्जरियाँ, इवन थ्रेड लिफ्ट वगैरह बड़ी एक महंगे नुस्खे होते हैं, मतलब 1.5-2 लाख का, 3-3 लाख का भी होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इतना महंगा है। आप कितने भी मुनासिब क्लिनिक पे चले जाएं, एक अमाउंट तो है ना एक चीज़ की, और वो अगर आपको उस अमाउंट से भी कम की पड़ी है तो वो ठीक नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा सवाल ये है कि जो लोग सर्जरीज करा लेते हैं या जाके कहते हैं कि जी मेरा फेस लिफ्ट करा दें, ये करा दें, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? गो टू अ प्रोफेशनल, बिकॉज बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं 17, 18, 20 साल के, वो कहते हैं हमें अपनी ना एक साइड जो फेस की है वो एसिमेट्रिकल लग रही है, एक साइड से मुझे लग रहा है मेरा फेस ढलका हुआ है, एक साइड से ऊपर उठा हुआ होता है, और ये हर बंदे का होता है, लेकिन उनको बॉडी डिस्मॉर्फिया करके सिचुएशन होती है, बिकॉज दे लुक टू मच इन द मिरर। शीशे में बहुत देखते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं, और जब आप देखोगे आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिल जाएगी। हाँ, नॉर्मल बात है। तो उनको होता है कि हमें फिक्स करना है इसको, यू नो, लेकिन और वो फिक्स करते करते वो आपको एक साइड लो लग रही है, आपने उसको ठीक किया, वो ज्यादा ऊंची हो गई, फिर आपने ये ठीक करा, और वो फिर एक आपका चेहरा बिल्कुल, इट्स जस्ट लाइक आईलाइनर कि एक साइड पे गलत लग गया, फिर आप दूसरे पे उसको फिर मोटा मोटा करते करते। देखिए, डॉक्टर को ट्रस्ट करें। आप गए एस्थेटिशियन के पास, उनको आपने कहा है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, अब वो अगर आप, या मुझे ये, डॉक्टर हमेशा पूछता है कि आपको क्या चीज़ बॉदर करती है। अच्छा, डॉक्टर हमेशा पूछता है आपको क्या चीज़ चुभ रही है, फिर वो आपकी सुनेगा, आप अपना बताएंगे, वो अपना बताएगा, और कहीं बीच में जाके आप लोग एक फैसला लेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको बोटॉक्स, आपको फॉर एग्जांपल फिलर की नहीं ज़रूरत, तो ज़बरदस्ती फिलर ना करवाएं। करवाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें लग रहा है तो आप करें, आप हमें कर दें, क्यों? और इसीलिए तो कंसेंट फॉर्म साइन करवाए जाते हैं। एक वक्त था व्यूअर्स, कोई 20 साल पहले कंसेंट वाला एटलीस्ट इतना ज्यादा इशू नहीं होता था। अब हर डॉक्टर कंसेंट फॉर्म इसलिए साइन करवाता है कि भैया आपको पता है कि इससे ये चीजें हो सकती है। एक 1.5 पेज का चट्टा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि देखिए, कराने के बाद कहना कि जी आप इसको अनडू कर दें, जो चीज स्किन में डाल दी या जो चीज स्किन में इंजेक्ट कर दी,
हाँ उसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन वो मजीद स्किन की बर्बादी है। नहीं, लाइक जैसे फिलर है, फिलर को आप डिसॉल्व करवा लो, कर सकते हैं, बोटॉक्स का नहीं है ऐसा सीन। आपको उसके साथ 6-8 महीने गुजारने 6-8 महीने नहीं तो चलो 3 महीने में रेडियाज कर करके 6-8 ट्रीटमेंट्स कर करके उसको आप कम कर सकते हैं। गए तो गए, और मेरे साथ हो चुका है ये एक दफ़ा। मुझे किसी ने कहा जी हम आपका मीज़ो फेशियल करेंगे, मैंने कहा ओके। वो कोई मीज़ो बोटॉक्स फेशियल था, तो वो छोटी छोटी सुइयों ने ऐसे ऐसे लगाई। खैर मैं ना बड़ी वो करा के निकली, लो अगले दिन मेरे यहाँ से मुँह ही ना हिले, मेरा यहाँ से मुँह ही ना हिले, यहाँ पे भी लगा दिया। अब एक रूल ऑफ थंब है कि बोटॉक्स यहाँ से नीचे नहीं लगाया जाता, बोटॉक्स यहाँ से सिर्फ यहाँ लगाया जाता है। मुझे उन्होंने बताया तक नहीं कि वो ये कर रही हैं कि वो बोटॉक्स मुंह में लगा लें। मैंने कहा ये क्या है, कहती फिक्र ना करो फिक्र ना करो, तुम्हारा पूरा मुंह फ्रेश हो जाएगा। लो जी मेरा मुंह ही नहीं हिला, और फॉर 3-4 मंथ्स मुझे बार बार हर 2 हफ्ते के बाद जाके एक रेडिया जो होती है हीट ट्रीटमेंट पता नहीं क्या करा करा के अपना मुंह मैंने सीधा कराया। मैं कहा यार मैंने तो अब जिंदगी में कोई चीज़ पूछे बगैर नहीं करनी, कि मतलब पूरी तशखीस करके और एक बंदे के पास बंदा जाए Exactly. हर हफ्ते डॉक्टर ना चेंज करे, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये जो प्रोसीजर ले रहे हो ट्राई करो कि आप किसी ट्रस्टेड डॉक्टर से लो, लाइसेंस्ड प्रैक्टिस वाले डॉक्टर से लो, और एक ही डॉक्टर रखो, क्योंकि उसने जो है वो एक मैप तैयार किया है कि मैंने आपको इस तरह लेके चलना है, फिर इस तरह लेके चलना है। अगर आपने डॉक्टर चेंज कर लिया तो अब अगले को नहीं पता कि पिछले ने क्या किया, और नए सिरे से शुरू और करना, उसने अपने तरीके से चलना है। तो एक ही डॉक्टर रखे। one person. Thank you so much for joining us. Really appreciate it. Viewers, बात बड़ी सिंपल है। सर्जरीज या प्रोसीजर्स गलत तब भी होते हैं जब आप गलत बंदे के पास जाते हैं, और एक दफ़ा गलत हो जाए तो उनको ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर आपने कोई सेमी परमानेंट चीज़ की है तो वक्त के साथ वो थोड़ा सा बेहतर हो सकती है। परमानेंट कोई आपने मामला कराया है, एक दफ़ा करा दिया ना, जैसे कि नोज़ जॉब आपने एक दफ़ा करा ली, आप उसको थोड़ा फिक्स करा सकते हैं, आप पुरानी नाक पे नहीं जा सकते। सो द फैक्ट इज सोच समझ के ये डिसीजंस लेने चाहिए, और देख के कि क्या आपकी एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है या ये कोई नफ्सियात की प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप घिर गए हैं, जिसको हम बॉडी डिस्मोर्फिया भी कहते हैं। और भी बड़े मसाइल होते हैं। कुछ लोगों को वेट के इतने इश्यूज होते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ, वजन और कपड़े वो पहन रहे होते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, कहते हैं हमारी लाइपो कर दें, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी चर्बी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि क्या जो हमारी ख्वाहिश है या जो हम डिज़ायर जिसकी तरफ जाना चाहते हैं वो जायज़ भी है कि नहीं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़े की इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी सेट पे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अरीहा ईमान हमारे साथ हैं, जिनकी डिग्री तो केमिकल इंजीनियरिंग में है, लेकिन एक बेहतरीन होम डेकोर आर्टिस्ट हैं, यानी कि घर के डेकोर से रिलेटेड हर चीज़ ही बना लेती हैं, फ्रॉम वेरी लार्ज स्केल थिंग्स टू स्मॉल थिंग्स एज वेल। बट ऑब्वियसली क्योंकि टीवी चैनल आना था तो बड़ी बड़ी चीज़ें लाना ज़रा इशू हो जाता है, तो उस वजह से सारी जो उनकी स्मॉलर साइज़ की चीज़ें हैं हमने अभी कोशिश की है कुछ चीज़ें डिस्प्ले करने की। कलेक्शन तो उनकी बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम अरीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू, आप भी माशाल्लाह। बस आखिरी दिन है वेलवेट के, बिल्कुल ऐसे ही आखिरी दिन है। हम सारे अपने वेलवेट के सूट पहन के ना बस आखिरी दिन अपने वैसे ही है, निकाले। फायदा उठा लें। शुक्र है कि कल 1-2 दिन से जरा फिर ठंड सी होनी फिर शुरू हो बेहतर हो गई। गया मौसम, बिल्कुल अच्छा, सही है। तो मुझे ये बताओ रिहा कि एक पास से केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरे पास से होम डेकोर, की माजरा है। ये देखे ना, टैबू तोड़ा है ना। नहीं टैबू तो थोड़ा है, साइंस but और आप आर्ट्स को मर्ज किया है ना, ताकि कुछ न्यू इन्वेंट हो सके। तो बेसिकली ये है कि डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में ली, तब एक ट्रेंड था इंजीनियर बनना है, ठीक है एक डिग्री है, लेकिन सून आफ्टर दैट रियलाइज़ हुआ कि एज अ फीमेल बहुत डिफ़िकल्ट है फैमिली लाइफ को लेके चलना, और फिर आप अगर फील्ड जॉब करते हो, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग टोटली रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़। नहीं तो उस वक्त ख्याल नहीं आया था जब डिग्री कर रही थी कि नहीं, उस वक्त किसको याद आता है। उस वक्त शौक था बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा, का था भी। हाँ। और आर्टिस्ट तो अंदर छुपा होता है, वो जब मौका मिले बाहर जाहिर हो ही जाता अच्छा, है। बट आर्टिस्ट होने का फिर एहसास किस स्टेज पे हुआ? एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों में तो जो आर्टिस्ट होता है आपको पता है शुरू से ही वो कुछ ना कुछ उसमें इन्वेंट करता रहता है, छोटे छोटे घर के चीज़ों में करना। प्रॉपरली ये कि 2016 में ये हुआ कि एक क्रेविंग हुई कि कुछ करना है, फ्री नहीं बैठना, कुछ करना है। तब मैंने स्टार्ट लिया एज अ क्ले आर्टिस्ट, और
तब मैंने क्ले फ्लावर मेकिंग से, और फिर फ्लावर मेकिंग से आगे अरेंजमेंट, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो डिफरेंट टेक्निक्स देखी, फिर शौक हुआ ये भी सीखें ये भी सीखें। फिर एक बहुत वास्ट फील्ड है तो ऑब्वियसली। डेको पेज आर्ट क्या है? डेको आज का जो आप देख रहे होंगे ज़्यादा सेटअप उसमें डेको पेज यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा। डेको पेज बेसिकली एक टेक्निक है जो बाहर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये हम आपको पाकिस्तान इनका में- आर्ट भी साथ साथ दिखा रहे हैं। इसमें वॉल हैंगिंग्स भी हैं, शीशे भी हैं, बॉक्सेस भी तैयार किए हुए हैं हमने, बल्कि टिश्यू बॉक्सेस भी अपने साइड्स पे रखे हुए हैं, आपके दोनों जी, साइड पे बिल्कुल। ब्लू वाला भी रेड वाला भी, यू नो। और आज कुछ आप ऑन एयर भी हमें जी, बनाना बिल्कुल। सिखाएंगी। सो द फैक्ट इज सो मेनी तो ये जी, जी, होता है। ये कि उसमें आप प्रिंट ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी नैपकिन, डेको पेज नैपकिन हो गया, फैब्रिक हो गया, या कोई भी आपका पेपर हो गया, उसको थिनिंग मेथड से ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे मटेरियल पे। तो जैसे कि अगर बच्चों के कमरे के लिए वॉच बनानी हो या कुछ करना जी, हो तो, या बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ को आपने गिफ्ट देना हो, जी, तो क्या बिल्कुल। आप उसमें उनकी तस्वीर तस्वीर लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, क्योंकि मेमोरी प्रिजर्व कर सकते हैं इसके अलावा। भाई शादियों और पे देखिए जो क्लोज लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि पैसे तो चलो बिल्कुल सलामी ऐसे ही देता है। ही है इंसान, लेकिन कोई यादगार गिफ्ट यादगार जरूर ऐसी। हो। और कस्टमाइजेशन तो आजकल बहुत इन हो गई है। पहले था एक दौर जब हैंडीक्राफ्ट को बीच में पूछना छोड़ दिया था लोगों ने, लेकिन ये कि कस्टमाइज करना, मतलब जो होता था जैसे होता जी, था, बिल्कुल ऐसे ही दुकान है। से जाके खरीद लिया और बस। तो ये कि अब भी इसमें कस्टमाइजेशन का काफ़ी ट्रेंड आ गया है। उसके अंदर आप पिक्चर प्रिजर्व कर सकते हो, कोई कोटेशन, कोई आपकी लव मेमोरी है, या कोई आपकी डेट इस तरह की है जिसे आप प्रिजर्व करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें इसमें हम आज जो टेक्निक हम लेके आए हैं उसमें हम कर सकते हैं। यार आर्ट में, क्योंकि ये टेक्निकली तो क्राफ्ट्स लगते हैं, लेकिन काम तो आर्ट और क्राफ्ट में कोई फ़र्क है? फ़र्क है। बेसिकली आर्ट वाला जो सेगमेंट होता है वो ज़्यादा स्केचिंग और जो इस तरफ जाता है, पेंटिंग स्केचिंग इस तरफ। जो क्राफ्ट होता है वो 3D समथिंग क्रिएटिव, जहाँ तक एज़ पर माई नॉलेज। तो क्राफ्टिंग में वो चीज़ें आती है जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके कुछ नया बना रहे होते हैं, जबकि जो आर्ट होती है उसमें हम कैनवस पे उतार रहे होते हैं। तो रिया, आपने इस केमिकल इंजीनियरिंग फिर सोचा कि यार मैंने ये 9 to 5, क्योंकि केमिकल इंजीनियर की 9 से 5 की जॉब एक्चुअली नहीं होती, वो 9 से रात के 10-12 बजे तक चलती है। Obviously, और जब हेक्टिक टाइम चल रहा है तो फिर महीनों इस तरह गुजर गए, और बिल्कुल जब ऐसे इजी ही है। टाइम है तो रिलैक्स हुए, लेकिन फिर भी 9 से 5 की तो फिर भी जॉब हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे ये बताएं कि उधर से लेके एक कामयाब क्राफ्ट की बिजनेस की तरफ कैसे गई? असल में ये हुआ कैसे? सोचा कि ये मैं नहीं कर सकती कि केमिकल इंजीनियरिंग, या मैंने नहीं परसू करनी, बिल्कुल ऐसा मुझे ही नहीं है। करनी, मुझे सूट नहीं करता, मुझे टाइम जी, नहीं जी, मिलता। जी। फिर हुआ क्या? फिर किया क्या? अच्छा, ऐसा हुआ था कि केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छी जॉब ऑफर हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी फैमिली। मैं अपने बच्चों को किसी तौर सेक्रीफाइस नहीं कर सकती थी कि मैं उन्हें छोड़ के जाऊं। तो घर अच्छा, में केमिकल इंजीनियरिंग बच्चों के होते हुए की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही शादी तो के बाद बताओ ना। कंप्लीट की थी। यही तो बताओ ना। इंजीनियरिंग मैंने शादी के बाद कंप्लीट की थी। मेरा लास्ट सेमेस्टर था जब मेरी शादी हुई, फिर बच्चे, उसके बाद आपको पता है फैमिली, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। तो उसमें ये उन बच्चों के साथ वो बहुत छोटे थे, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि एज अ मदर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चों को नरिश करना या उनको ग्रूम करना। तो उस टाइम वो मोमेंट था जब मुझे एहसास हुआ। और आर्ट्स की तरफ, या ये कि मैंने कुछ करना है, वो ये 3 कि बच्चों के साथ ये काम कितना मतलब मैं को बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हूँ, एक तरफ से दूर सिर पे चढ़ी होती है, हसन कहीं से मामा कम एंड प्ले फुटबॉल, वहां से हसन मामा मैं बड़ा तंग हूँ आज, मेरी मर्जी का खाना नहीं बना। ऐसा ही वो है। एक ये मतलब 2 मिनट स्क्रिप्ट पढ़नी हो हाँ, तो ऐसा काम ही तो है। ये काम तो दूर की बात है। किस तरह? बस ये है कि बच्चे भी यूज टू हो गए हैं, जब से वो पैदा हुए यही देख रहे हैं। अच्छा, तो ओके। एक अपना रूम सेपरेट किया है, वर्कशॉप वहाँ पे अपनी अरेंज यानी कि की एक हुई है, एरिया तो है एक जहाँ पे एरिया करती हो गया है। हाँ। तो ये कि स्टार्टिंग में यही था कि जब ये सोच लिया कि हाँ जी ठीक है, मैंने करना है, कुछ करना है, सेल्फ वैल्यू को रियलाइज़ करना कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे कुछ करना चाहिए। उस टाइम मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की जड़ से ही किया था कि क्ले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो पाकिस्तान में नहीं है और क्राफ्टिंग में यूज़ हो। लेकिन वहाँ से बस जहाँ अल्लाह ने लिखी, तो क्ले से होते होते ये क्ले सारी फ्लावर, इनकी बनाई हुई चीजें हैं और व्यूअर्स, फिर क्ले से शुरू हुई arrangement। जर्नी। हाँ, और फिर अरेंजमेंट से फिर आगे जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता रहा, साथ देखा कि ये चीज़ आ रही है, ये सीखनी चाहिए, ये करनी चाहिए। और ये सारी मेरी सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स हैं। इसके लिए मैंने कोई वर्कशॉप या कोई वैसे एज सच क्लासेस नहीं ली हैं। तो ये मेरा सारा सेल्फ लर्निंग वो एक
टोटल सेल्फ मेड सारा हाँ कुछ जी, खुद किया बिल्कुल है। ऐसे ही है। अरे आओ जरा हम कुछ चीज़ें मुझे दिखा जी, दो, जी, जी, उसके जी, बाद बिल्कुल। फिर हम वो करते हैं। अब देखिए ना व्यूअर्स, ये सारी इन्हीं की चीज़ें हैं। तो ये जो भी मैं आपको अब डेको पेज का अगर बता मेरे रही बच्चे थी, की बैक आई ना कैमरे को, तो हम ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ। जी जी। तो ये मैं आपको जैसे बताई थी डेको पेज का, इसमें भी डेको पेज हुआ हुआ है। इसमें ये होता है कि अब हमने ये इमेज ट्रांसफर किया और उसको मर्ज किया, उससे रेलेवेंट जो अच्छा, कलर ये या बनी contrast बनाई में- इमेज थी? जी जी जी, आपने हमने इसको ट्रांसफर किया, ठीक है। और फिर उससे जो कलर टेक्निक है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कलर की, उससे ये- मर्ज किया। जी ये जी। और उसके बाद फिर हमने उसको, ये सारा वुड पे हुआ हुआ है डेको पेज। उसके बाद और ये प्रॉपर घड़ी है, जी जी बिल्कुल, ये proper proper clock घड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये अगर आप कस्टमाइज भी कराना चाहें, ये जैसे कि हम customize बात भी हो कर रहे थे जाएगा, कि हम बिल्कुल अपने ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल किसी की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको बनाना चाहें, आप ये वाली देखिए, इसके अंदर डेको पेज नहीं है, सिंपल पेंट का वो किया हुआ है, कॉम्बो किया हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत इसमें कोटेशन ऐड देखिए करके ब्लेस दिस customize- होम एंड ऑल हु एंटर, कितनी बिल्कुल प्यारी ऐसे एक ही दुआ है। के साथ ये ना। भी आप कस्टमाइज इसमें हो जाती है, ये कोटेशन बिल्कुल। वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। बिल्कुल। सो ये वो चीज़ें हैं अच्छा, जो ये वाले जो है, ये टेक्निक थोड़ी और डिफरेंट है। ये एक मटेरियल होता है विनाइल, जिसमें हमने ग्राफिकली इसका डिज़ाइन किया और फिर ये विनाइल कटिंग करके इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया। तो ये अगर फोकस हो ये रहा है, सीखी कैसे आपने सारी चीज़ें? अच्छा, ये आपके self- टोटल सेल्फ online? लर्निंग है, ऑनलाइन भी कुछ और कुछ एक्सपेरिमेंट्स। केमिकल इंजीनियरिंग का कोई फ़ायदा तो मटेरियल में मेरी अच्छी ग्रिप थी, ये तो भी बस दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें, ये जो छोटा सा ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग उन टेबल लोगों है। के लिए जो अपना मेकअप वगैरह और अपनी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कमरा छोटा है नहीं, और ऐसे ही दूसरी है। बात है पूरा ड्रेसिंग टेबल अफोर्ड करना मुश्किल होता है। इस तरह की चीज़ हो जिसके अंदर आपकी मेकअप की चीज़ें पड़ी हो, ये हो यंग लोगों के लिए, ऐसे वर्किंग ही लोगों के लिए अच्छा, बड़ा- इसका जो हमारा कंसेप्ट था वो ये भी था कि ये साइड बाय साइड एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर भी यूज़ हो सकता है। लाइक बिल्कुल। इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग वो रैक्स रखें तो ये एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर यूज़ हो सकता है। अब हर घर के अंदर चाबियों वगैरह के चाबियों का, लिए, बिल्कुल ऐसे ही या वो जो होता है ना कि कपड़े हैंग करने के लिए, बिल्कुल। बाथरूम में भी आप बड़े आराम से, अगर मतलब कुछ प्यारा सा, कुछ लोग अपनी तस्वीरें बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल लगाते ऐसे ही हैं, है। वॉशरूम को भी तो अगर आप अपने वॉशरूम में भी इस तरह करके इसको हैंग कर देते हैं दरवाजे के पीछे, तो जब आपने दरवाजा बिल्कुल। या अपनी किसी वॉल के Front ऊपर, पे, जी, जी, ये बिल्कुल इतना ऐसे। प्यारा है, मतलब इसको इसके ऊपर आपने टॉवल हैंग कर दिया ड्राई करने के लिए, या जनरली ऑल्सो Obviously। होता है अपने कपड़े या नाइट सूट वगैरह बिल्कुल आपने ऐसे ही हैंग है। करना होता है, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। शॉर्ट फॉर्म उसको इतना भी 2 हुक्स का भी हो सकता है। अब ये कीज़ के लिए परफेक्ट है। जी बिल्कुल, ये भी कस्टमाइजेबल है। लाइक इसमें अगर हम कुछ कस्टमाइज लाइक घर के मेंबर का नेम या कुछ इस तरह का लिखवाना चाहते हैं तो वो भी कस्टमाइजेबल है सारा काम। अच्छा, ये आपने मसालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जी दिया? जी ये खोलें। खुलता है? जी जी, अच्छा जी, मैं इसको ना इधर ले आती हूँ, ज़रा सा इत्थे ले आते हैं ताकि हम दिखा सके ना। ये स्पाइस जार का बेसिकली किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्पाइस जार रैक, और ये हमने टोटल अंदर स्टैम्प्स लगे हुए हैं होममेड के। है। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये 6 जार का एक स्टैंडर्ड साइज करके, और इसके ऊपर भी डेको पेज हुआ हुआ है। प्लस डेको पेज को मर्ज करने के लिए हमने इसके ऊपर ये की हुई है, कुछ स्टेंसलिंग है और कुछ इसके ऊपर विनाइल ट्रांसफर्स हैं। यानी कि लेयरिंग में हमने ये लेयरिंग काम में किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, अच्छा, ताकि आज इसको मोस्ट नेचुरल टच दे। ओहो, बच गया, वरना आपने मुझे मारना अच्छा, था। इसमें एक और चीज़ है, इसके अंदर ये जो है ये ओरिजिनल वुड है और इसे हमने बर्न करके उसका ग्रेन प्रोमिनेंट किया हुआ है। लाइक ये ओरिजिनल पेंट नहीं है, ये ओरिजिनल वुड का ग्रेन प्रोमिनेंट अब किया ये बर्न देखिए ना, करके। ये होम स्वीट होम, मतलब अगेन किसी के घर का, अपने किसी अपना नाम का भी अगर इस तरह का बना के बिल्कुल लगाना ऐसा ही है है। अपने फ्रंट डोर के ऊपर, ऑब्वियसली बाहर लगाएंगे तो Obviously, उतार जी, के जी। ले जाएगा। सो इस किस्म की बहुत मज़े की और प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आज मेरी बहन मेरे लिए क्या बना रही है, हमारे सेट के लिए, हमारी टीम के लिए क्या जी तैयार जी है? बिल्कुल, आगे आ रहा है रमज़ान, और रमज़ान रिलेटेड हमने एक हैंगिंग बनाने वाले हैं। तो इसमें मैं वही टेक्निक अपनी यूज़ करूँगी डेको पेज की। तो डेको पेज डिफरेंट चीज़ मटेरियल से हो जाता है। अब करंटली जो हम यूज़ करने वाले हैं वो डेको पेज नैपकिन से डेको पेज करेंगे। ये एक टिश्यू पेपर टाइप एक नैपकिन होता है जिस पर प्रिंट हुआ होता है। हम इसकी लेयर सेपरेट करके सबसे थिनेस्ट लेयर निकाल के उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसका एक ये तो वो पेपर नैपकिन है जी नॉर्मल यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये इससे उससे डिफरेंट है थोड़ा। उससे डिफरेंट है। ये आप देखेंगे इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे थोड़ा हार्ड लगेगा और आपको। इसको हमने स्प्लिट करना है अभी। स्प्लिट करना है, उसका एक तरीका होता है, वो देखें आपसे स्प्लिट नहीं हो रहा ना। लाइक आप ग्लू अपना हल्का सा फिंगर पे लगाएंगे और आप उसके बाद इसको ये देखें, हैं?
ये बहुत इसकी थिनेस्ट लेयर निकलेगी और वो फिर जब ट्रांसफर होगी तो वो बिल्कुल नेचुरल एक इफेक्ट ये देगी। देखें, ये उतरेगा जी, और अभी बिल्कुल। हम कर लेंगे बाद में, वरना हम हाँ खराब जी। ना करें। हाँ और ये जी। अब आपने एक फिर ही से वाला, उसके बाद इसके ऊपर हमने जो इसकी राइटिंग है, राइटिंग के option है। भी जी बिल्कुल ये ऑप्शन है। डिफरेंट प्रिंट आउट्स इसके अवेलेबल भी होते और हैं, हमारे हम खुद पास भी कर सकते stencils भी हैं। स्टेंसिल्स भी हैं। इसको थोड़ा सा मर्ज करने के लिए, लेयरिंग करने के लिए स्टेंसिलिंग करेंगे। फिर उसके ऊपर जो राइटिंग होगी वो हम वो भी कर सकते हैं, स्टेंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे ये विनाइल स्टिकर्स। ये वैसे मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, लेकिन इन केस प्रेज बी टू आप अल्लाह, जी बिल्कुल ये रमज़ान रिलेटेड सारा मैंने इसको कस्टमाइज़ किया। ये जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑल आप द देखिएगा प्रेजेस लोग एंड जी, थैंक्स बिल्कुल। टू बी अल्लाह। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी। सो ये बड़ा ही खूबसूरत एक, देखिए ना, किसी के घर आप जाते हैं इफ्तारी पे, आपने गिफ्ट लेके गिफ्ट जाना लेके है, आपको जाना है, समझ नहीं आ बिल्कुल ऐसे रही। ही आप है। पहले होता था बंदा परफ्यूम या कुछ खाने पीने की जी, चीज़, जी, अब जी, तो वो भी 5-10 हज़ार से कम की नहीं होती। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। आप एक रीजनेबल अमाउंट की एक चीज़ अच्छा, इसका कस्टमाइज एक- भी करा सकते हैं। एक फ़ायदा ये भी है, आप देखें अब घर में लकड़ी का काम हो रहा था, इस तरह के पैनल्स अक्सर आपने देखे होंगे बच जाते हैं साइड से पैनल्स। तो अगर आप घर में अपने लिए भी कुछ बनाना चाहते हैं, आप उनको सिंपल उसी से शेप में किसी में भी कटवा लें, और उसके बाद उसके बहुत सिंपल टेक्निक है। अभी आप देखिएगा क्या से क्या भाई, बन मेरे घर जाएगा। में मार्बल का काम हो रहा था, वो मार्बल जो है ना पीसेस उसके टूट छूट गए। मैंने क्या किया कि मैंने उसी तरह वो क्या होती है, वो जो हम एक्रिलिक यूज करते हैं जी, जी, पोरिंग जी, के लिए, जी, जी। मैंने इस तरह करके राउंड फ्रेम लिया, उसके अंदर मार्बल के सारे पीसेस लगाए Alright. और उसके अंदर फिर हमने वो एक्रिलिक पोर कर दी। वो इतने मजे का एक टेबल बन गया। जबरदस्त, सही, सो सही, कोई भी चीज जाया करनी जरूरी नहीं है। अच्छा, आप ऐसे ही। अपना काम स्टार्ट कर लें, जी, हम बिल्कुल। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक और बहुत टैलेंटेड लेडी से हमारी मुलाकात होगी, एंड ऑफ कोर्स वापस आएंगे कुछ म्यूजिक, कुछ हल्ले गुल्ले के साथ। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम चंदू बाबा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? भाई, ठीक ये है। चंदू बाबा के पीछे नाम क्या है? नाम तो आपने बहुत अपनी से बड़ी उम्र के बंदे वाला रखा, चंदू बाबा। बस जरा डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा सा। एंड मतलब ऐसे उम्र ते तुसी बाबा जी बन गए हो, की गल है? बस ये कहानी कॉलेज क्या है में इसके पीछे? हाँ, कहानी तो नहीं है, बस चांद नाम था, तो उसके साथ उन्होंने कॉलेज में ना पूरा नाम क्या था पहले? मेरा है जो क्या? मुस्तहसन चांद, माशाल्लाह, मोहम्मद मुस्तहसन चांद मोहम्मद जो मैंने, मुस्तहसन चांद असल नाम है। वो चांद से चंदू, चांद से चंदू हो गया। वो चंदू से बाबा। इनके साथ भी मेरा वाला ही हादसा हुआ है कि नाम सईदा मेहरबानो काजिम था, बन में जुगन काजिम गई। वही वाली बात ना कि कोई ना कोई बुलाता है, कोई कहता है, वो नाम पड़ जाता है, nickname से। वो स्टिक हो जाता है। लोग एक्चुअली कहते हैं ना कि आपका इंडस्ट्री का नाम है, तो बंदा कहता है नहीं जी मुझे बुलाते थे तो मेरा नाम पड़ गया, रादर जी, देन। बिल्कुल। वो एक वक्त होता है ना कि बाकायदा बैठ के फैसला किया जाता था कि इंडस्ट्री में आना है तो इंडस्ट्री में नाम क्या होना चाहिए। जैसे कि रेशम का नाम साइमा है असल में, रेशम जी का नाम, तो उनका नाम रेशम फिर डिसाइड किया गया इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, एनीवे नाउ चंदू बाबा तो हमारे साथ है, लेकिन हमें ज्वाइन किया है किरण जावेद ने। लगती तो यंग गर्ल हैं, लेकिन मसला ये है कि काम बहुत बड़े बड़े करती हैं। वैसे तो शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर, उसके अलावा एक आर्किटेक्चरल फर्म चला रही हैं जिसकी खुद CEO हैं, इंटीरियर्स ये देखती हैं, देन आर्किटेक्ट्स आर वर्किंग अंडर यू, राइट? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? किरण जावेद, आपकी तारीफ़ तो बड़ी दफ़ा सुनी थी, शुक्र है कि आज आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। ऑनर्ड। तो आज मैंने आपसे उस चीज़ के बारे में पूछना है जिसके बारे में जो एक दफ़ा हो जाती है तो उसके बाद लोग रो रहे होते हैं, और वो है कि एक दफ़ा घर मुकम्मल हो जाता है, बत्तियाँ छत्तियाँ लग गई होती हैं, लाइट, मैं बात करी हूँ ख़त्म होने की, यानी कि मुकम्मल, ज़मीन भी पड़ गई है, दीवारें भी हो गई हैं, पेंट भी उन्होंने कर लिया है। उस स्टेज पे लोग कहते हैं जी इंटीरियर डिज़ाइनर से रब्ता करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब इसकी डेकोरेशन कर दें या डेकोर कर दें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरे ख्याल से राइट स्टेज होती है जब ग्रे पे घर होता है, जब ढांचा बनता है या जब प्लानिंग हो रही होती है, उस टाइम हमने देखना होता है कि अगर हमारा छोटा घर है या छोटी स्पेस है तो उसको हमने बड़ा करना है, तो कुछ जगहों को हमने कहीं पंक्चर्ड व्यूज़ देने हैं, तो हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको छोटा छोटा नहीं बनाना। मतलब जैसे ड्राइंग, अगर छोटा घर है तो ड्राइंग डाइनिंग को इकट्ठा कर दें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सीलिंग्स बहुत लो होती जा रही हैं, अब दोबारा से सीलिंग्स को हम 10 फुट से ऊपर लेके जाने की कोशिश करें कि दोबारा से अब 11 तक जा रही हैं सीलिंग्स ना। और बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे फ्लोर, अगर ये लगा लेंगे, फ्लोर का बड़ा इम्पैक्ट है, वॉल्स इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, सीलिंग्स इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। तो व्हाट इफ़ जब ये सारा कुछ कर लेते हैं, लेट्स से आर्किटेक्ट कोई है,
कुछ अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं या आर्किटेक्ट ने सारा कुछ कर दिया। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि टीवी लाउंजेस में सेंटर टेबल कहीं है, सिटिंग आपकी कॉर्नर में है और झूमर आपका शैंडलियर बिल्कुल कमरे के बीच में है, तो अलाइनमेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि राइट स्टेज पे आपने इंटीरियर डिज़ाइनर को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि देखिए ना, बड़ी दफ़ा ऐसा लोग करते हैं कि जहाँ पे उनका ड्राइंग रूम होता है उसी के साथ ही उन्होंने एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ होता है। होता ही है कि झूमर जो है वो बिल्कुल सेंटर में है कमरे के, डाइनिंग टेबल साइड पे है। अब डाइनिंग टेबल को केटर करने के लिए भी एक झूमर लगा हुआ है। अजीब सा कुछ एक सेटअप लगता है और लगता है कि ये पैसे वाले लोग थे, इनके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं थी। बिल्कुल यही बात करते हैं कि पैसे से एस्थेटिक सेंस नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक लाइटिंग, और ये टू क्रिएट इन्वायरमेंट थ्रू वॉल्स, सीलिंग उसमें, और लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट, कि अगर मुझे कल को कहीं लैंप चाहिए तो वो बाद में तो नहीं पॉइंट बनेगा वहाँ पे, पिक्चर लाइट चाहिए। इलेक्ट्रिकल पॉइंट की कर रही हैं बात। मेरे बेडरूम में क्या किया गया कि मैं ऑब्वियसली मैं अपने आई वाज बिजी इन माय ओन थिंग्स, ये वो, जो बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने 3 जगह पे टीवी के पॉइंट दे दिए। वाह, 3 जगह पे। अब मैं उन पॉइंटों का क्या करूं, मुझे बंद ही कराने पड़े ना। तो नुकसान करने से बेहतर नहीं है, ये छोटे छोटे नुकसान होते हैं जो आगे जाके फिर ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक्स होती हैं। अब देखिए ना, बेडरूम आपको कुछ तो आइडिया होता है कि यार यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे मैंने बेड रखना है, यहाँ पे मैंने टीवी, आपने बता दिया अगले को। अब अगला अगर वो चीज़ नहीं देख रहा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्टर का काम कॉन्ट्रैक्टर का है, आर्किटेक्ट का काम आर्किटेक्ट का है। आर्किटेक्ट और इंटीरियर वाले ही आपको बताएंगे ना कि भाई ये हर जगह पॉइंट ना दो, जिधर चाहिए वहां पे दो। बेड साइड टेबल पे कोई पॉइंट नहीं है, कमरे के उस कोने में किसी दीवार के नुक्कर में दरवाजे के पीछे 4 पॉइंट होते हैं। समझ ही नहीं आती उनका तुक क्या है, उधर रखना क्या है आपने पॉइंटों वाला। तो शुरू से एंड तक इस सारे काम में सिंक इन होना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी होगी, और फिर उसके उसी तरह हम 3Ds वगैरह बनाते हैं, फिर वो अप्रूव हो जाते हैं, फिर उनकी ड्राइंग्स बनती हैं, डिज़ाइन ड्राइंग, फिर उनकी वर्किंग ड्राइंग्स बनती हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बनते हैं, HVAC बनता है, हर किस्म की ड्राइंग्स। और अगर आप ये लोग डरते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर को या आर्किटेक्ट को या किसी को हायर करेंगे तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। एक्चुअली ना हायर करके ज़्यादा लग जाते हैं, एक्सपेंसिव मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप सही बंदे, देखिए मैं वैसे एग्जांपल दे दूं इनको, आपने जाके ये बस सोफ़ा उठा लिया, ये कुर्सी की देख लेते हैं, उठा लिया आपने बस कि बस ठीक है ये हम फलां जगह पे रखेंगे, ना आपने अपनी जगह को मेजर किया, ना आपने चेक किया, आपने ले लिया। अब इसको आप लेके वहाँ पे पहुँच गए, अब इसको रखने की आपके पास जगह नहीं है क्योंकि वो वहाँ फिट नहीं आ रही। तो अब एक चीज़ आपके गले पड़ गई और आपको फिर दूसरी चीज़ लेनी पड़ रही है उस जगह को कवर करने के लिए, तो आपने दुगने पैसे दे दिए एक टाइम की पेमेंट को बचाने के लिए। जी, तो कंपोजिशन बनानी पड़ती है। लेट्स से अगर आपको ये पसंद आई है तो देखना ये है कि इसका जो पोल्स्ट्री का कलर है वो हमारे फ्लोर के साथ जा रहा है। लेट्स से अगर फ्लोर डार्क है तो हम थोड़ा सा लाइट फर्नीचर रखेंगे कि फ्लोट इन करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लाइटिंग में साथ साथ लेके चलती हूँ। समटाइम्स हमें फर्नीचर पीसेस के पीछे या नीचे भी फ्लोटिंग लाइट्स हम दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइट से भी मैटर करती हैं। और कंपोजिशन जो है फर्नीचर की, वो जैसे फ्लोर है, मतलब बड़ी जगहों को तो हम डेकोर कर लेते हैं, छोटी का मसला होता है। तो उसमें मेरा ये ख्याल होता है कि अगर छोटी जगह हैं तो जान छोटी जगह के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की। हाँ। लोग छोटी जगह के लिए बॉदर नहीं करते, बड़ी बड़ी जगहों, ओ भाई बड़ी जगह में तो आप बड़ी, वो जो कहते हैं ना मकैनिकियाँ और फनकारियाँ कर लेते हैं तो वो निकल जाता है, आप उसको 8 पीस कह के चीज़ों को जस्टिफाई कर देते हैं। छोटी जगह को ऐसे डेकोरेट करना कि वो खूबसूरत भी लगे और मुंह पे ना चढ़े, बड़ा मुश्किल काम है। There is a point, इतना हाँ। बड़ा बड़ा फर्नीचर इतने से कमरे में डालते थे। शादियां होती हैं बच्चियों की, वो जाके सेलेक्ट तो कराती है फर्नीचर, वो कमरा तक नहीं उनको पता होता कि उसकी मेजरमेंट क्या है जिसके अंदर सामान रखना है। तो अब ये देखिए ना, ये भी दिस इज नॉट अ वेरी बिग रूम, छोटा सा मतलब कंपैरेटिवली छोटा कमरा है, लेकिन आप देखें कि इसमें खिड़की की भी स्पेस है, सामने नजर आ रहा है कि एक टेबल है जो ड्रेसिंग टेबल भी बनाया जा सकता है। जी बताइए इस इमेज के बारे में हमें जरा। हाँ ये जी, बस बच्चियों का कमरा था, ये दे, हाँ जी, बच्चियों का कमरा था। तो हमने बस इसको बहुत ही सिंपल लाइंस पे डिज़ाइन किया और सिंपल ही कर्टन कर दिए, एक ड्रेसर रख दिया, क्योंकि ये बड़ा ही मॉडरेट साइज़ का कमरा था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, 14 बाय 16 का कमरा था। तो हमने इससे बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं किया, ओवरडू नहीं किया, ओवर साइजिंग और नहीं की। बच्चियों के अपनी 100 चीजें होती हैं। हाँ, बस ये बच्चियों का कमरा था तो हमने इसे स्लाइट, बट यंग गर्ल्स नॉट बेबीज, बेबीज होते तो उनका कमरा मुख्तलिफ होता। तो इस एज पे वैसी गर्ल्स का इतना वो होता नहीं है कि उनको उनकी पढ़ाई की चीजें, 1000 और चीजें होती हैं, सो इट्स डिफरेंट। अच्छा, कुछ और इमेजेस भी हम देखते हैं। अच्छा, ये वाला रूम,
अच्छा, ये हमारे एक ओमानी क्लाइंट थे और उसकी विश थी कि मुझे ना प्रिंसेस जैसी फीलिंग आए, कि लग्जरी उन्हें बहुत पसंद थी। और वो जो ओमानी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनका थोड़ा सा उनको ज़रा अरेबिक gold टच, और वो ज़्यादा। तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट चॉइसेस। मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो मिनिमलिस्ट भी पसंद करते हैं इंटीरियर, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो खुद भी कह देते हैं कि हमें तो थोड़ा सा गॉडी चाहिए और थोड़ा गोल्ड ज़्यादा हो, थोड़ा लस्टर ज़्यादा हो, और बाकी हमने फिर थोड़ी काउंसलिंग करनी होती है और सब कुछ देखना होता है। लेकिन ये बताइए कि किरण जी, अगर आपके पास कोई आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चंदू बाबा आते हैं और कहते हैं कि जी मैंने अपना रूम रीडू करना है, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ें ये मैंने रखनी है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि मोमेंटोज होते हैं, कुछ चीज़ अब बाकी पहला राइटिंग टेबल होता था तो वो आ गया फॉर एग्जांपल, या बेड साइड टेबल्स हैं वो आपको पसंद हैं, वो आपकी अम्मी ने आपके लिए स्पेशल व्हाटएवर, तो क्या आप पूरा इंटीरियर करती हैं या अगर जो चीज़ें एग्जिस्टिंग है लोग यूज़ करना चाहते हैं उसको भी मद्देनज़र रखती हैं? नहीं, हम यूज़ कर लेते हैं। आई टोल्ड यू कि आई रिस्पेक्ट चॉइसेस, और इन जिन चीज़ों के साथ जैसे अब ये सोफे ठीक है, अगर इनकी शक्ल अब वैसे तो काफ़ी ख़राब हुई हुई है क्योंकि चिट्टे सोफे सेट पे, खैर अब जैसे कि इनकी अब ये सोफ़ा पूरा फेंकने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम इसकी अपॉल्स्ट्री चेंज कर लेंगे, इसका इसको थीम redo भी देख कर लेंगे सकते हैं। और जो इनकी चीज़ें हैं उसके मुताबिक बाकी चीज़ों को देख लेंगे। एक्चुअली लोग ये कहते हैं ना कि इंटीरियर डिज़ाइनर का मतलब है कि करोड़ों का खर्चा, तो मैं ये वाली बात क्लियर करना चाहती हूँ लोगों के जहन से कि ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री, आप कंसल्टेंसी ले लेना, आप उनसे सब कुछ ना लें, आप कंसल्टेंसी ले लें, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, वो आपको बता देते हैं कि जी इस जगह से ऑपरेशन करा लें या इस जगह से ऑपरेशन करा लें, तो आपने डिसाइड करना होता है। तो उसी तरह हम कंसल्टेंसी दे देते हैं, उसके बाद सिलेक्शन की बारी आती है, तो वो भी हमारी ड्यूटी है उनकी बजटिंग का ख्याल करना, सप्लाईज कहाँ से आनी है और उनके गोल्स रियलिस्टिक हैं या नहीं हैं, वरना उनको रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे लाना कि जी ये हमारा बजट है, इसके अंदर हम यही कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी मार्केट में चॉइसेस है, इतनी सारी चॉइसेस हैं कि फर्नीचर में आपके पास बहुत बार्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, रेंजेस में, प्राइसेस में। लेकिन किरण मुझे जो चीज़ बॉदर करती है ना वो ये है कि लोग जब घर बनाते हैं ना उस वक्त सारा जोर, चंदू आपने भी देखा होगा, टाइल्स हम कभी पे। किसी के घर जाते हैं तो सारा जोर सिर्फ घर बन गया और उसके बाद आप 30 साल के बाद भी उस घर में जाते हैं तो वही हालत होती है घर की। ज्यादा से ज्यादा सोफों का कपड़ा बदला हुआ होता है, वो डेकोर वही होता है जो 30 साल से चलता आता है। तो घर की जिस तरह हम अपनी लुक को रिवैम्प करते हैं और अपनी चीज़ों को ऊपर नीचे करते हैं, कभी कुछ चीज़ इधर उधर शिफ्ट, अपने कपड़े अपनी लुक्स के ऊपर भी तो हम एफर्ट करते हैं, तो हमें अपने घर को कितना ऑफन रिवैम्प करना चाहिए। और बात में बस एक और बेडरूम की भी तस्वीर है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगी। बड़ा खूबसूरत बेडरूम है, ये बड़ा खूबसूरत है, वाइट में, लेकिन जिसके घर में बच्चे हैं वो तो नहीं रख सकता। ये भी सेम उसी क्लाइंट के घर का है, तो उनको भी बहुत नहीं क्योंकि बच्चियाँ बड़ी थी ना। हाँ, नहीं, ये जो मैरिड कपल है उनका है, नहीं न्यूली मैरिड। हाँ, newly married। अब देखे ना, बच्चे जहाँ नहीं होंगे वहां पे तो चीटा कर सकते हैं। अब मैं जब देखती हूँ वाइट तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि हसन और नूर क्या बर्बादी फेरेंगे, क्योंकि एक 3 साल की बच्ची और 7 साल के बच्चे से मैं ये उम्मीद तो नहीं रख सकती कि वो सोफे में नहीं चढ़ेंगे, बिल्कुल, कि वो उछलेंगे नहीं। और मैं क्यों अपने बच्चों को घर और चीजों की वजह से रिस्ट्रिक्ट करूं? बिल्कुल, जिस घर में बच्चे हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली होम होना चाहिए। यही तो रिक्वायरमेंट है। हमने क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव देखना है, उनकी एजेस भी पूछते हैं, उनकी जॉब्स पूछते हैं, उनका टाइप ऑफ लिविंग स्टाइल, अगर उनका घर उनको डिपिक्ट नहीं कर रहा है या उनकी लिविंग नीड्स को या फंक्शनैलिटी को पूरा नहीं कर रहा है, एस्थेटिक्स तो बाद में आते हैं ना, तो फिर फंक्शनली उसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन सब चीज़ों को मैच करे। और वो जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि किस स्टेज पे इन्वॉल्व करना चाहिए, हाँ, किस स्टेज पे, वही राइट स्टेज है कि हम शुरू से एंड तक प्लानिंग जो है ना उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर को शामिल रखें, वो शुरू से एंड तक आपको गाइड करेगा। किरण एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, हमेशा हर बंदे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत महंगा नुस्खा लगता है। मैं बार बार इसलिए ये बात कह रही हूँ बिकॉज जब भी मैं किसी को कहती हूँ ना, मेरी फ्रेंड्स कहती है कि यार नहीं है ना मेरे अंदर एस्थेटिक सेंस, हो गया अम्मी शम्मी ने सबने मिलकर करा दिया था। कभी 5-6 साल हो गए, चलो किसी इंटीरियर डिज़ाइनर का नाम लेते तो लोगों को हॉल उठने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं क्या नहीं। मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं जितना आप सोचते हैं। आप एक बजट, जिस तरह ब्राइडल की मैं हमेशा बात करती हूँ, आप 2 लाख का भी ब्राइडल बनवा सकते हैं और आप 70 लाख का भी बना सकते हैं। क्रिस्टल्स लगवा ले, हीरे जवाहरात उसमें लगवा ले ब्राइडल जोड़े के अंदर, तो उतना ही महंगा हो जाएगा। सो द फैक्ट इज सारा जोर एक ही दफ़ा लगाने के बजाय आप एक बजट से अपना पहले करें, फिर अपना एक सोचें कि जी 5-6 साल के बाद मैंने थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज करनी है। थोड़ी सा चेंजेस करने से यार कितना बदल जाता है। चूँकि मैं आपको यहाँ पे असिस्ट करूँगी, बिला वजह इंटीरियर डिजाइनर्स की इंटीरियर रेपुटेशन खराब है। डिज़ाइनर्स ना बस बदनाम हुए हैं।
हम अपनी अगर कंसल्टेंसी ले लेते हैं ना, इतने पैसे सेव करते हैं हम। इम्पॉर्टेंट होती है थीम। अब अगर एक कमरे में मुझे चीज का आपको हिसाब दिया जाता है कि जी ये इतने के लिए, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स आपको पूरे देते हैं कि जी ये आपकी कॉस्टिंग थी, ये हमारे कंसल्टेंसी का चार्जेस है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। सब कुछ बिल ऑफ क्वांटिटी बनता है, उसके ऊपर टेंडर डॉक्यूमेंट बनते हैं। आप 4 ठेकेदारों से सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, 4 ठेकेदारों से रेट ले लें, जिसकी बिड सबसे कम आती है आप उसको काम दे दें। तो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को सही स्टेज पे कर लेते हैं हायर, तो अब आपके पास आपके पास 2-3 रास्ते हैं कि अगर वो आपको कहता है कि आपकी थीम ये है, आप कहते हैं मेरे पास इतना बजट नहीं है, लेट्स से हमने आइवरी कलर का रूम करना है या हमने किसी भी न्यूट्रल, किसी माउस ग्रे में या प्यूटर ग्रे में जाना है, तो अब थीम इंपॉर्टेंट है कि ग्रे में वहाँ पेपर लगा लें, कपड़ा लगा लें, पेंट कर लें, थीम इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो थीम किस तरह डिसाइड करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब थीम जो है, एक इंटीरियर डिजाइनर वो कह रहे हैं जी आपकी जगह, आपकी स्पेस, उसकी सारी चीज़ के मुताबिक आपको वाइट एंड बेज में जाना चाहिए। अगला कह रहा है मुझे रेड एंड ब्लू कलर्स चाहिए, क्या करें? ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हाँ जी, हम आ गए हैं अपनी प्यारी सी एरिया के पास। क्या तैयार है? हाँ जी। वो पकड़ सकती हूँ उसको? जी जी। हैं? सब कुछ बनू के रेडी भी हो गया? हाँ जी। अब देखिए ना, इट्स सच अ लवली प्रेजेंट टू टेक फॉर समवन एंड एज एन एडल्ट ऑल्सो, ये आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन बच्चे, आप अपने बच्चों को भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये वो सारी खूबसूरत फिलर्स होती हैं जो आपके घर को डेकोरेट करती हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे किरण बात करी थी ब्रेक में कि बहुत इट्स ब्यूटीफुल, बाय द वे, थैंक यू सो मच, एंड योर स्टफ इज ऑल्सो वेरी लवली। Thank you. अब देखो ना, हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है, अपना मखसूस तरीका होता है चीज़ें करने का। हम अभी ब्रेक से पहले थीम की बात कर रहे थे, कलर थीम्स की और थीम्स की। तो थीम्स के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये सब चीज़ें तो एंड में आती हैं। आपने फर्नीचर कर दिया, आपने चीज़ें लगा दी, सब कुछ कर दिया, डेकोरेशन पीस तो एंड में निकलते हैं। और आप कितने भी अच्छे डेकोर की चीज़ें लगा लें, प्यारी लगा लें, जैसी आपकी मिजाज है, अपनी खुद हैंडीक्राफ्ट की लगा लें, उसकी ब्यूटी मध्यम हो जाएगी अगर बाकी का सारा कुछ डल होगा तो, मतलब अच्छा नहीं होगा तो। ऐसा ही है। डल तो कभी कभी अच्छा होता है कलर, कोई बेज वाइट वगैरह। थीम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम क्लाइंट की मर्ज़ी देखते हैं ना कि वो उसकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है, वो क्या चाहता है। फिर हमने रियलिस्टिकली देखना है कि हमारी स्पेस क्या चाहती है, क्योंकि स्पेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी खुद ही होती है, जो कुछ उसके साथ हो चुका है या होना है। तो फिर हम उसके लिए एक दरमियाना रास्ता निकालते हैं जो स्पेस की भी रिक्वायरमेंट हो, उस क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट हो। उसके लिए फिर हम सबसे पहले रेफरेंस इमेजेस जनरेट करते हैं कि जी आपको कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, कोई वीडियोस, कोई रेफरेंस इमेजेस के साथ। प्लीज़ जी तस्वीरें भी साथ साथ दिखाएं, क्योंकि इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स की हैं। और गौर से व्यूअर्स देखिएगा। अब देखें ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप दिखने को तो आपको लग रहा है कि वाइट ज़्यादा है, बट वाइट है, ब्लैक है और मॉसी ग्रीन। ये मॉसी ग्रीन है ना? हाँ जी, मॉसी ग्रीन है। अब इसी को ग्रीन की जगह अगर आप ब्लू को अपना एनहांसिंग कलर बना लें तो वो भी ठीक है, बट ग्रीन जनरली एक सूदिंग कलर है। देखिए, कलर्स के भी तो हमारे ऊपर असरात होते हैं ना, जो हम हमेशा बात करते हैं, थेरेप्यूटिक होते हैं, बिल्कुल थेरेप्यूटिक और होते हैं। कुछ कलर्स आपको हाइपर कर देते हैं। अब एक गुस्से वाले बंदे को लाल कमरे में आपने नहीं रखना, उसका दिमाग घूम जाएगा। अब ये देखें कितना खूबसूरत है, येलो का इस्तेमाल किया लेकिन वो गोल्ड के साथ परफेक्टली सिंक हो रहा है, और वाइट भी। और ये ऑब्वियसली किसी का बहुत बड़ा घर है। हाँ, ये इसको सिर्फ तो 5 मरलास का सिर्फ ड्राइंग रूम था। क्या? 5 मरले का ड्राइंग रूम है ये सिर्फ? हाँ जी। मैं सदके जाऊं। वेरी नाइस। ओके जी। नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह और दे। बट वही वाली बात है ना कि अब देखें ना कि इसका डेकोर उन्होंने फानूस उस जगह के हिसाब से लगाया है। अब वहाँ पे डाइनिंग का था कोई सिलसिला कि नहीं? नहीं, यहाँ पर डाइनिंग नहीं है, सिर्फ उनका। ऐसे एरिया को कवर कैसे करती हैं? कितना फर्नीचर डाले? देखिए, 3 सीटर, 2 सीटर एंड 2 सीटों की तो समझ आती है। अच्छा, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बहुत बड़ी स्पेसेस में और बहुत छोटी स्पेसेस में। जो सबको पता होता है, एक थंब रूल है, वही फार्मूला हाउसेज हैं, चलना है जी, बेडरूम यहाँ है, अच्छा 3, 2, 1 और 2 कुर्सियाँ एक कनाल के घर में रखनी है। उसमें हमें भी उतना मज़ा नहीं आता। ईजी तो होता है ना यार, ईजी होता है ना, तो हमें चैलेंजिंग लगता है जब ज़्यादा लार्जर स्पेस हो तो हमें मल्टीपल सिटिंग्स करनी होती हैं। और इन एनी केस आप जैसा मर्जी इन्वायरमेंट बना लें, ये हमारे यूज़ के लिए, दुनिया का हर प्रोफेशन इंसान के यूज़ के लिए बना है। तो फिर उसकी फर्निशिंग, उसकी चीज़ें और उसकी अलाइनमेंट। एक वुडन में हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत है, ये फॉयर है, एंट्रेंस है। क्या ये एंट्रेंस है? ये 2 कनाल का घर है, उसकी एंट्रेंस है। अब देखिए ना, एक एंड से खड़े होकर जब आप देख रहे हैं,
आप सीलिंग पे देखिए कि कितना खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है, ये सीलिंग है ना। हाँ जी। अब मतलब आप देखिए कि बंदा क्यूरियस है, अच्छा ये क्या है, फानूस किस किस्म का है, अच्छा वो क्या चीज़। घर तो ऐसा हो ना कि बंदा एंटर हो तो हर कोने में जाके घुसे और देखे कि यार कितने मजे का है। बिल्कुल। एंड में आप क्या बात कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एंड मैं ये बात कहूँगी ये तो कि लंबी गुफ्तगू हम किसी और दिन मुकम्मल करेंगे, बट कि बिल्कुल राइट स्टेज पे ये घर जो होता है आपका बड़ी पर्सनल सी चीज़ होती है, आपके इमोशंस के साथ, आपके अटैचमेंट के साथ, फिर आपका वो एक प्रॉपर्टी होती है, फिर वो बच्चों को इनहेरिट होती है। एक तो उसके लिए बड़े वाइज डिसीजन करें जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन करें, और फिर जब उसका इंटीरियर करें तो ऐसा करें कि वो कई साल चल सके, यानी कि आप इन्वायरमेंट को न्यूट्रल बनाएं, सो दैट जैसे आप कह रही थी ना कि ऑफ एंड ऑन रीवैम्पिंग करना हो, कभी मूड चेंज करना हो, तो हम पोर्टेबल सब्जेक्ट्स को चेंज कर लें, पोर्टेबल ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर लें, और हमारी थीम बदल जाए, और हम मतलब एक बोर्डम क्रिएट ना हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। इंटीरियर या इंटीरियर डिज़ाइनर से रब्ता सिर्फ तब नहीं करना जब आपने घर बनाना है, हर 5-6 साल के बाद हमें चीज़ों को रिवैम्प करना चाहिए। और अगर आपका मेरे जैसा सीन है, बच्चे छोटे हैं, तो मुझे तो हर 3 साल के बाद 2.5-3 साल के बाद पूरे घर की अपॉल्स्ट्री चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह चढ़े हुए होते हैं, कुछ फाड़ा होता है, कुछ बर्बाद किया होता है। बट यही तो जॉयज़ हैं ऑफ लिविंग विद योर फैमिली एंड विद योर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अरिया आपका। चंदू बाबा, आपकी ज़िंदगी में कोई अपडेट हमें देना चाहेंगे? म्यूज़िक पे क्या, किस चीज़ पे काम हो रहा है? म्यूज़िक पे मैं बेसिकली मैं स्टूडियो का भी कर रहा हूँ वर्क, साथ साथ रिकॉर्डिंग वगैरह। ठीक है। पहले मैं अली अब्बास भाई हैं, उनका शागिर्द भी हूँ और उनसे सीख भी रहा हूँ साथ साथ, और लाइव इवेंट्स वगैरह भी चल रहे हैं, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग चंदू। एंड फाइनली किचन में क्या सिचुएशन है मैडम? जी, हमारा मंतू रानी भी रेडी है और हमारे बॉयल्ड राइस भी रेडी है। हमारा तो नहीं मंतू तैयार, ईरानी और वो भी कीमे वाला मंतू तैयार है, बट थैंक यू नूर जी। दही बल्ले ठीक थे, अच्छा, बल्कि मज़े के थे। इन्होंने मुझे नाश्ते में दही बल्ले खिलाए हैं आज, अल्लाह इनको अल्लाह में यही पूछेंगे। थैंक यू सो मच नूर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शो को क्लोज करते हुए चंदू बाबा जब हमारे साथ हैं तो बाबा जी कुछ सुना भी दो थानू। ज़रूर, क्यों ओवर नहीं। टू यू।